उसके पहले आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, और ये समझा होगा कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर स्केलर आ जाता है। एग्जांपल था वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर है, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वर्क आ जाता है। तो कौन सा वाला मल्टीप्लाई हुआ होगा, स्केलर आ गया तो डॉट वाला हुआ होगा। ठीक है, उसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट क्या है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आप देखोगे, आपने पढ़ा है ए डॉट बी, देखो आपको याद होना चाहिए एक चीज, ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है डॉट में। अब क्रॉस होगा तो यहाँ साइन आ जाएगा, क्रॉस होगा तो यहाँ साइन आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। इसी से बनेगा डेफिनेशन। अब एक बात समझना, मेरी बात को ध्यान समझना, एक बच्चे ने बोला कि सर ये डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, ये बात हमको समझा, ये नंबर है ना मैग्नीट्यूड, ये भी नंबर है, कैसे नंबर है भाई, क्योंकि अंडर रूट करके निकालते हो, और ये भी नंबर आएगा cos 30 cos 60, तो इसमें सिर्फ वैल्यू आया, डायरेक्शन तो आया नहीं। कोई बोलेगा सर इसमें भी तो नहीं आया, इसमें भी तो सिर्फ नंबर नंबर नंबर, तो एक चीज छूट रहा है, एन कैप। ओ याद करो बच्चों, एन कैप क्या दिखाता है, किसी भी नंबर पे कैप क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर। क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डायरेक्शन। आपको अगर नहीं आता है तो आप याद रखें, जो जानता नहीं है, एन कैप को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, कैप वाले को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है। यूनिट वेक्टर किसके लिए लगाया जाता है, कल का क्वेश्चन याद करो, कल का कॉन्सेप्ट याद करिए, हम आपको पढ़ाए थे। डायरेक्शन के लिए एन कैप लगाते थे, अंत में बी कैप ए कैप, याद आया होगा। कल आपको पढ़ाया था ना, कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, उसको जब वेक्टर बनाते थे तो कैप लगाते थे। हाँ, तो यूनिट वेक्टर क्यों लगाया हुआ है, डायरेक्शन के लिए। तो ये बात क्लियर हो गया, ये वेक्टर आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखो इससे आएगा वैल्यू, ये तीनों मिलकर मैग्नीट्यूड देगा, ये तीनों मिलकर क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, और ये एन कैप क्या देगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए अब सवाल आ रहा होगा एन कैप किधर है, हम आपको बताएंगे, आपको बताएंगे। तो मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए, ये ए वेक्टर, ऐसा एरो, इतना बड़ा ए वेक्टर, और यहाँ पर कुछ बी वेक्टर है, इतने बड़ा एरो से, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा। तो इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ए क्रॉस बी, तो आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना है, साइन थीटा लगाना और एन कैप डायरेक्शन के लिए लगाना है। ठीक है, तो इसी से हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे। याद करो डॉट प्रोडक्ट का भी इसी से डेफिनेशन बनाए थे, क्या लिखे थे, इसको कैसे लिखेंगे, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू, याद आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट इन मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड along with साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसके बारे में नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्शन है वो बस बोलने के लिए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड along with and sign of angle between them, sign of angle between them। अच्छा, अभी एन कैप क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो ये ए बी को आप एक पेपर पे ड्रॉ किए, मान लो ये आपके नोटबुक का पेपर है, आपका जो कागज यूज कर रहे हो उसका ये पन्ना है, ऐसा है कॉपी का पेज, इसको आप एक प्लेन मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको, एक प्लेन, प्लेन ऑफ वेक्टर। मतलब ये दोनों वेक्टर जिस पेपर में है, मान लो ये कॉपी है, इस कॉपी के पन्ने में हम दो वेक्टर बनाए, तो ये प्लेन हो गया, प्लेन यानी क्या होता है, सतह, सरफेस, ऐसे। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको सिखा रहे इधर में, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी निकालने का पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल, 10th क्लास है ये, राइट हैंड थंब रूल, भाई इसको रट जाना, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और दूसरा होता है कॉर्क स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, तो स्क्रू रूल की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे को तो इसी की जरूरत है। तो राइट हैंड थंब रूल आपने 10th में पढ़ा होगा, अपना राइट हैंड निकाल लो ऐसे, थंब अंगूठा। अब ये क्या रूल था, बहुत आसान था, इसमें भी आपको वही करना है कि ए क्रॉस बी चाहिए, तो आप अपने हाथ को ए की तरफ कर लो और बी की तरफ क्रॉस करो। देखो आपका कॉपी ऐसे है, समझ रहा है ना, कॉपी ऐसे है, ऐसे खड़ा मत कर देना हाथ, ऐसे है, ए है बी है, तो ए इधर है, बी बस साइड में, तो ए से बी की तरफ हाथ मोड़ो, तो
तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। देख लो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एन कैप, किसका एन कैप है ये, ए क्रॉस बी का, किसका एन कैप है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है। एन कैप क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ क्या बता रहा है, ए क्रॉस बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर आता है। फिर से कोई बोले बी क्रॉस ए निकालो, देखना ध्यान से, कोई बोले बी क्रॉस ए निकालो, तो आप ऐसे नहीं करोगे हाथ, बी के तरफ हाथ करो, बी के तरफ कर लीजिए, पहले बी के तरफ हाथ करो राइट वाला, और फिर ए के तरफ मोड़ के आओ, तो बी से ए किधर आ रहा अंगूठा, नीचे, तो बी क्रॉस ए का भी डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, नीचे। यानी आपने देखा कि हम ए क्रॉस बी निकाले तो इस कॉपी के परपेंडिकुलर, बी क्रॉस ए निकाले तो भी परपेंडिकुलर, यानी हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में वेक्टर आता। हाँ ना बोलो। अब देखो हमारा प्लेन ये है, थोड़ा समझ के बताना, हमारा प्लेन ये है, हमारा वेक्टर इस कॉपी में ऐसे रखे हम, कॉपी खड़ा, तो बताओ ए क्रॉस बी कैसे आएगा, बताते हम सर, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे, हमको ही नहीं पता कैसे, लेकिन पक्का इसके परपेंडिकुलर आएगा। हाँ बोलो, समझा। एक प्लेन ऐसा है, बताओ ए क्रॉस बी कैसे आएगा, या तो बाहर या तो अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में नाचेगा घूम घूम के, याद रख लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी हमको बनाने की जरूरत तो नहीं है, क्या है जरूरत, क्या करोगे आप, राइट हैंड थंब रूल में लिखना पड़ेगा कि आप अपने फिंगर को कर्ल करो, किधर से किधर, जिधर से जिधर क्रॉस करना है, ए से बी करना है, क्या पहले किसका नाम लिखा है ए का, बाद में किसका नाम लिखा है बी का, तो ए से बी मोड़ेंगे, अगर बी क्रॉस ए होता तो बी से ए मोड़ेंगे, राइट हैंडी, और थंब आपका डायरेक्शन बताएगा। समझ गया कि नहीं समझा, हाँ ना बताओ, हाँ ना बताओ। तो राइट हैंड थंब रूल क्या करना है आपको, फोल्ड करना है, फोल्ड द फिंगर ऑफ राइट हैंड अकॉर्डिंग टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के हिसाब से आपने राइट हैंड के फिंगर को फोल्ड करो, फोल्ड द फिंगर ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स होगा, fingers of right hand according to A cross B, then thumb will show the direction of A cross B। और सबसे स्टार मार्किंग यही बात है, याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, देखो अगर आपको इसके जगह कुछ लिखना है तो आप एन कैप लिख सकते हो, ये बात तो समझ गया ना। एन कैप को क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, एन कैप को क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो डायरेक्शन ऑफ एन कैप यानी ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A वेक्टर एंड B वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, हमेशा A क्रॉस B का डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन यानी सतह, जिस प्लेन में ए बी वेक्टर आता है। ए बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल में आता है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, तो वर्टिकल में आएगा ए क्रॉस बी। अगर ए बी वेक्टर वर्टिकल में आता तो ए क्रॉस बी हॉरिजॉन्टल में आएगा। बोलो आया नहीं आया। तो अब हम लोग इसको समझ गए हैं, क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसका, फिर से सुन लो। The cross product of two vector is equal to product of their magnitude along with the sign of angle between them, and the direction is perpendicular to the plane containing A cross B। इसको क्या पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। समझ रहा है इसका नाम क्या है। तो हम लोग डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, आप भी लिख लो। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors is equal to product of their magnitudes along with sin। देखो SIN का पूरा नाम साइन होता है, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम,
एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, ऐसे लिखे चलता है। ये क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर, पेपर मत लिख देना ऐसा, टू द प्लेन containing both the vectors। चलिए, तो मान लीजिए A क्रॉस B करके C आ रहा है, तो C वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर होगा। समझ में आ गया? हाँ बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? A क्रॉस B करके, मान लो आपने A क्रॉस B किया और A क्रॉस B करने से C वेक्टर आया, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर होगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस बी करके सी आया तो सी का डायरेक्शन ऊपर होगा, ए बी के ऊपर। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लें। नोट कर लिए? डिस्प्लेसमेंट पे एरो लगाए थे, वर्क पे लगाए थे क्या एरो? नहीं, क्योंकि वर्क स्केलर है, एरो नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ देखो हम टॉर्क पे लगाए हैं, तो आपने देखा कि दो वेक्टर का क्रॉस करके जो आंसर आता है वो भी वेक्टर आता है। दूसरा और भी फॉर्मूले हम आपको बता सकते हैं, और भी फॉर्मूले हम बता सकते हैं, ध्यान दे बच्चों। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है जे। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है बच्चों आर क्रॉस, सब में आर पहले आता है, याद रखना, आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, पी क्या होता है? पी होता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम समझा कि नहीं समझा? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तुम 9th में पढ़ोगे, mv, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो आप देखो एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो हाँ बोलो, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? कोई पूछा क्यों वेक्टर है तो क्या बताओगे? एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। कोई बोला क्यों तो क्या बताओगे? बोल नहीं रहा तुम लोग। क्योंकि ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम आर और पी के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। उसी तरह यहाँ पे टाउ यानी टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों आया होगा वेक्टर? बताइए क्यों आया होगा टॉर्क वेक्टर? बिकॉज ये दो वेक्टर का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। जो भी दो वेक्टर का क्रॉस होता है वो क्या होता है? आपस में परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके लिए कोई एक स्क्रू रूल भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। स्क्रू रूल मतलब आप अपने स्क्रू को घुमाओ ए क्रॉस बी के हिसाब से, तो स्क्रू जिधर जा रहा है उससे ए क्रॉस बी निकल जाएगा। फिर से देखो, जैसे इधर ध्यान दो, आप ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी, तो आप स्क्रू को ऐसा घुमाओ, ऐसा, स्क्रू कहाँ जा रहा है? टाइट होकर ऊपर जा रहा है। सोचो, इमेजिन करो, ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू टाइट हो रहा है। देखो ए क्रॉस बी, मेरा हाथ घूमना चाहिए, ए क्रॉस बी, स्क्रू ऊपर जा रहा तो ए क्रॉस बी ऊपर होगा। ठीक है, स्क्रू खोलो ऐसे ऐसे। तो ये भी रूल ठीक है, ये भी रूल ठीक है, आपको जो पसंद है। मेरे को राइट हैंड थंब रूल पसंद आता है, इसलिए हम स्क्रू रूल पढ़ाते भी नहीं है, बट कोई ये नहीं बोलते सबने बताएंगे। तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टॉर्क, और समझना है तो और भी है बहुत सारे, सब एंगुलर वाला है। एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान देंगे, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, नहीं वेलोसिटी लिखो, सॉरी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। देखो यहाँ आर पीछे चला गया, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। सब लोग ध्यान सुनेगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर है? तो वेक्टर, क्योंकि ये इन दोनों का क्या मिला है? क्रॉस से मिला है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला क्वांटिटी एक वेक्टर होता है और उसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे। जैसे आप देख लो, आर इधर है और ओमेगा इधर है, तो बताओ भी किधर होगा? तो किधर करेंगे? ओमेगा से आर करेंगे। किधर से किधर करेंगे? ओमेगा से आर, ओमेगा से आर करेंगे। बताओ किधर आएगा? मान लो ये एक पेपर में है, ओमेगा से आर करिए क्रॉस, ओमेगा से आर कहाँ आ रहा? नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा। सभी लोग इसको नोट कर लिए, नोट कर लिए। आप इसको फिर से लिख लो एक बार, फिर से एक बार। हम आपका खैर प्रॉपर्टी में लिखवा देंगे, प्रॉपर्टीज में लिखवा देंगे। ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए कि क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है। एग्जाम्पल बताओ, आया बहुत सारे, और भी हैं, आपको भी पढ़ने नहीं पड़ेगा इसलिए हम आपको बता नहीं रहे, और भी हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, जल्दी बताएंगे। नोट कर लिया क्या? हाँ ना बोलिए, बोलिए ऐसे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का अगला इस्तेमाल। क्रॉस प्रोडक्ट का अगला इस्तेमाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। आप बचपन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, बढ़िया बात है। लेकिन मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है और बेस हाइट पता ही नहीं है उसका, हम आपको दो वेक्टर दे दे उसका, तो मान लो क्या करना है आपको, दो ट्रायंगल के अगर दो साइड पता हो, कोई भी दो साइड, एक साइड ए वेक्टर हो, दूसरा साइड बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, तो आप कैसे निकाल सकते हो इसका एरिया? निकाल सकते हो आप हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, कैसे आया? कोई बोला कैसे आया, तो हम आपको प्रूफ बता देते हैं, ध्यान दो, इसका हम आपको प्रूफ बता देते हैं। देखो इधर सब लोग जानता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एक फॉर्मूला तो तुम जानते होगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो इस ट्रायंगल में तो हाइट है नहीं, तो हम अपने मन से हाइट बना लेते हैं, यहाँ पे टक 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 टक, ये हाइट हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, सब पढ़ा दिया गया आपको, सब आपको पढ़ा दिया गया, सब आपको पढ़ा दिया गया, आप इस काबिल बनते जा रहे हो, धीरे धीरे अच्छे अच्छे सवाल भी बना सकते हो। देखो ये बी है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस से सटा वाला साइड में कॉस लगता है और हटा वाला साइड में साइन लगता है, तो हम इसको बी साइन थीटा कर सकते क्या? तो जिसको हजम नहीं हुआ ध्यान देगा, जिसको समझ में नहीं आया इधर आ जाए खोले में। ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये थीटा है और ये बी है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए ये परपेंडिकुलर है, तो आप साइन थीटा से निकालोगे। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी एच अपॉन हाइपोटेनस यानी बी, क्रॉस मार दो तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। अगली बार मेरे बात पे डाउट मत करना, अगली बार मेरे बात पे डाउट मत करना, डायरेक्ट समझ लेना। देखो हम बता दिए ट्रिक, सटा तो कॉस, ये कॉस होता है थीटा से चिपका वाला है साइड, ये चिपका वाला है तो ये कॉस लग जाएगा, और इसमें क्या लग जाएगा? दूसरा वाला साइड, अगर साइन, अगर हाइपोटेनस पता है तो। क्लियर? तो आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो तो हाफ, हाफ बेस, बेस ए वेक्टर है क्या? हाँ बोलो, बेस ए वेक्टर है, ए है कि नहीं है? ए का मैग्नीट्यूड होगा मान लो। और हाइट कितना मिल गया? हाइट कितना मिल गया? बी साइन थीटा। अब बताओ ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए बी साइन थीटा क्या होता है? अभी पढ़े थे ना रे, जल्दी बोलो। क्रॉस कौन दादाजी बोलेंगे तेरे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है कि नहीं? तो देखिए पुष्पा कुछ दिन पहले सवाल पूछ रहा था कि सर एरिया स्केलर है कि वेक्टर, तो अभी हमने साबित कर दिया है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज एरिया जो आता है दो वेक्टर को क्रॉस करके आता है, दो वेक्टर को क्रॉस करके जो आंसर आया वो कैसा क्वांटिटी होता है बताओ? वेक्टर होता है। तो समझ में आ गया, हमने प्रूफ भी दे दिया, कोई डाउट नहीं है क्या डाउट? बता सकते हैं। उसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर कोई पूछ दे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कोई पूछ दे, जैसे आपके पास ये पैरेललोग्राम है, इसमें भी आपको दो साइड पता होना चाहिए। ये वाला साइड मान लो ए वेक्टर है, ये वाला साइड बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। फिर इसमें भी आपको हाइट चाहिए, टक 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 परपेंडिकुलर खींचो यहाँ से। अब तो तुमको समझ रहा होगा खटाखट, परपेंडिकुलर खींचो ये एच। बताओ एच किसके बराबर होगा? बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ये तो समझा हमने। तो अब बताओ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तुमने क्या पढ़ा है बचपन से? बेस इंटू हाइट पढ़े हो। बेस क्या है जल्दी बोलो? बेस क्या है? ए है, और हाइट क्या है बताओ? बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को क्या लिखा जाता है? ए क्रॉस बी। क्या लिखा जाता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेना, मैग्नीट्यूड समझता है अंडर रूट करके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आपको प्राप्त हो गया, ए क्रॉस बी से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। ओके, और नहीं तो आपको डायगोनल से भी आ जाता है ना, डायगोनल से, एरिया ऑफ वेक्टर डायगोनल से भी आ जाता है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक और है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यह था हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, d1 और d2 का क्रॉस कर दो, d1 और d2 का क्रॉस कर दो तो आ जाएगा। चलिए हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नोट कर लिया आपने? जल्दी बताओ, नोट कर लिए क्या? 1 2 3 मिटा रहे हैं। तो अगली बार आप याद रखना कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमको प्रूफ भी कर दिया आपको हमने। चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जो पढ़े हैं उस पे। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स, दो वेक्टर से बन रहा है। ए वेक्टर है आपका 3i प्लस 4j। कल आपको सिखाया था ना क्रॉस कैसे करते हैं, कल हमने आपको सिखाया ना क्रॉस कैसे करते हैं, जल्दी बोलो बच्चों। यहाँ माइनस है तो आप कहाँ माइनस लगा लोगे? यहाँ पर। अब आ जाएगा आंसर, मैच कराना है क्योंकि अपना ऑप्शन लिख दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, फिर से देख लो, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो कितना आ गया? 33 के का। ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, ध्यान देना, आराम से ध्यान देना बच्चों, ये वैल्यू यहाँ रख दो, क्या आ गया? हाफ 33 के कैप का मैग्नीट्यूड। अब आप बताइए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट कर देते हैं। तो ये अकेले है तो अंडर रूट करने की कोई जरूरत नहीं है, अकेले है तो अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है, 2-3 लोग रहते तब ना। इसका मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो कितना आएगा? 33/2। अंडर रूट करोगे भी तो क्या होगा? देखो ऐसे होगा, अंडर रूट 33 का स्क्वायर, तो 33 आएगा ना, क्यों फालतू अपना दिमाग वेस्ट करेंगे? तो 33/2 यूनिट, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लगता है इसके आंसर में, पता होगा। मान लो मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर एरिया में, तो आंसर 33/2। आ गया समझ में? तो हाँ बोलो, आए क्या समझ में? बोलिए ना सर, कोई डाउट है आपको? चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने देखा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ और यूज होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट एरिया निकालने के लिए यूज होगा, और बहुत सारे क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट से जो आते हैं वो वेक्टर आते हैं। चलिए हम लोग इसको प्रॉपर्टीज में भी कवर करेंगे फिर से एक बार। तो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हेडिंग लगा दीजिए, जैसे डॉट के पढ़े थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पहला क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always perpendicular to the plane of two vectors and perpendicular to the each vectors। इसको समझते हैं बच्चों, इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लीजिए कि आपने A क्रॉस B किया और A क्रॉस B के C आ गया। जैसे आपको एक एग्जांपल हम अभी दिए थे वो देते हैं, जैसे R क्रॉस F किए और R क्रॉस F से टॉर्क आ गया, आता है टॉर्क। तो ये जो टॉर्क होगा ना वो R के भी परपेंडिकुलर होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो R के भी परपेंडिकुलर होगा और F के भी। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों के होगा बराबर, तो पूरा प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। समझो आप अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे ये चीज। देखो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर है, इधर A है और इधर B है। तो A क्रॉस B से जो आंसर आया C का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर।
सी वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर। तो आप देख सकते हो, देखो ये वाला लाइन ए से 90 का एंगल बना रहा है, बिल्कुल सी से भी बना रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा, देखो ये दो को वेक्टर है, देखो ऐसे, और यहाँ एक वेक्टर है। अब बताओ कि ये पेन और ये पेन में कितने का एंगल है, देखो ध्यान से 90, और ये पेन में भी कितने का है 90, समझ में आया क्या। तो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये बहुत ही बड़े बड़े सवाल करके देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो प्लेन में आने वाले दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जिन दो को मिला के क्रॉस करके वो आया वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर, देन सी वाला ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी, ये यहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सेकेंड पॉइंट, डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता। जैसे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो बोला क्यों, तो देखते हैं। देखो इधर इधर ध्यान दो रे, सभी लोग इधर ध्यान देंगे, सबका कारण समझो और अच्छे से लिखो। देखो ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। ये हो गया ए क्रॉस बी। अच्छा अगर हम बी क्रॉस ए पूछे तो नीचे, बी क्रॉस ए पूछे तो नीचे। अब मेरे को बताओ कि इधर एक वेक्टर है 5 और इधर एक वेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, ये दोनों का साइन उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा, साइन उल्टा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई वेक्टर ऊपर है और उसको नीचे करोगे तो माइनस लग जाएगा, तो ये वाला इक्वल तो नहीं हो सकता। तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। लेकिन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के। सही बोला सर आपने, मैग्नीट्यूड मतलब साइन छोड़ के बे। जैसे कोई बोला इधर कितना 5, इधर कितना -5, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है रे, 5 5, इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर आप पूरे वेक्टर की बात करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये समझा तो हाँ बोलो, ये समझा तो हाँ बोलो। अरे भाई मेरी बात को समझना, ये 5 है और ये -5 है। अगर हम इसको भी पलट दें, माइनस लगा दें, इसको पलटेंगे इधर तो ये इधर आ जाएगा, इसमें कौन सा साइन लग जाएगा, तो उससे इक्वल हो गया कि नहीं, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर, दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो टोटल वेक्टर को इक्वल करने के लिए बस क्या लगाना है, माइनस। क्योंकि इस वेक्टर को अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, आपको पढ़ाया गया है। आपको पढ़ाया गया है कि अगर एक वेक्टर ऐसा हो और एक वेक्टर ऐसा हो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड समझता है वैल्यू, वैल्यू सेम होना चाहिए। तो आप वेक्टर को इक्वल करना चाहते हो तो क्या लगा लो, माइनस साइन लगा लो, माइनस साइन। कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखो ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे, तो ये इसके इक्वल कब होगा, जब इसमें क्या लगा दोगे, माइनस। माइनस लगाओगे तो पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कोई भी वेक्टर माइनस लगाए तो पलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हाँ ना बोलेंगे, बोलो ये समझ गया कि नहीं समझा। सभी लोग बताओ समझ गया कि नहीं समझा, ये बोल नहीं सब क्या समझ गया आपको कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा, और आपको बी क्रॉस ए का चाहिए तो उसमें पूरे में माइनस लगा दो। समझा, हाँ बोलो। जैसे हमने दो वेक्टर को क्रॉस किया, आंसर कुछ भी आया, 5/2j 3j कहे कुछ भी आया, हम आपको बोले बी क्रॉस ए बोल, तो आप क्या करोगे, पूरे का साइन चेंज कर दोगे, माइनस लगा दोगे पूरे वेक्टर के सामने में, काम खत्म। बोलो आ गया समझ में, हाँ ना बोलो यार, बोलो आ रहा है बोलो। ओके, देखेंगे हम आपको कितना समझा, पूछेंगे। अब आते हैं, अब ध्यान दो, थीटा इक्वल टू, हाँ अगला रूल ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। देखो देखो इधर, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, थोड़ा समझना, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो आप इसको अंदर ले जाओ, तो ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस
सी क्रॉस। मेरी बात को समझना, ऑर्डर मत बदलना नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ मैथ्स वाला टुकड़ा लगाएंगे तो गलत, क्योंकि तो मैथ्स में आपको पढ़ाया गया होगा कि x है और अंदर ध्यान दो यहाँ x है और यहाँ 4 है, यहाँ b है, तो बच्चा इसको मल्टीप्लाई करके लिखा 4x प्लस bx। बोलो सही है गलत? बिल्कुल सही है, मैथ्स के हिसाब से, वेक्टर के हिसाब से गलत। क्यों क्यों गलत है बताओ? वेक्टर के हिसाब से अगर यहाँ क्रॉस होता तो ये गलत होता, बताओ क्यों? बताओ क्यों गलत है ये? क्या बोल रहे हो यार? ऑर्डर बदल दिया तुमने, x सामने होना था, तुमने x को कहां लिख दिया? पीछे। a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम तो है नहीं, क्रॉस में a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं है, तो आप ऑर्डर में लिखोगे, a पहले है तो पहले लिखना है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो हमने x को पीछे लिख दिया है, यहाँ भी x को पीछे लिख दिया, ऐसा कैसे लिख दिया? ये तो गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोलेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है, ये बात सही है, लेकिन तभी ओबे करता है जब ये ऑर्डर तुम मेंटेन करो, ए पहले है तो पहले पहले लिखो, नहीं तो अगर इसको पलटी मार दिए गलत हो जाएगा। तुमको भी पता है क्यों गलत हो गया, ये देखो यहाँ पर देख लेना, उल्टना अलाउ नहीं है, उलटोगे तो माइनस लगाओगे फिर, पर मान लो उल्टा दिए तो क्या लगाओगे यहाँ पे? माइनस। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ना बोलेंगे? नोट कर लिया इतना आपने? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। पहला 0 थीटा का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल है, गुड। तो आप निकालिए a क्रॉस b क्या आएगा? तो a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? 0। कल हम बोले थे कि दो बात रट के जाओ, कल ये बोले थे कि नहीं हमने? कल ये बोले थे कि नहीं बोले थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा? कब? जब पैरेलल हो। और डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 कब होगा? 180 पे 90। क्या हाल है यार, बेइज्जती कर दी तूने मेरा, 4 बार बताया कल। तो इसका ये मतलब है, इट मीन्स, याद रखो, इसका ये मतलब है कि a क्रॉस b इक्वल टू 0 इफ a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। याद कर जाओ भाई। और डॉट वाला भी हम फिर से बता दे रहे हैं, कुछ लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। a डॉट b 0 यदि a परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। याद रखो, आज के बाद कहीं भी फिजिक्स में आपको परपेंडिकुलर सुनाई दे तो आपके मन से डॉट याद आना चाहिए, याद आएगा ना? और अगर पैरेलल सुनाई दे तो आपके मन से क्या याद आना चाहिए? क्रॉस। पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है 0 के इक्वल, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट करना है 0 के इक्वल। ये याद नहीं आया तो याद रखो, पक्का हम मारेंगे, क्योंकि हम इतना बताते हैं इसको, और इस पर कुछ भी डाउट डिबेट नहीं चाहिए मेरे को, कोई डिबेट नहीं मानता है इस पर, सच से याद आना चाहिए। हम पैरेलल नाम ले, आज के बाद तुम्हारी मम्मी बोले पैरेलल तो बोलना क्रॉस प्रोडक्ट 0। समझ में आया? पैरेलल बोले तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, डॉट परपेंडिकुलर बोले तो डॉट प्रोडक्ट 0, एकदम रट जाओ उसको। अब ये थीटा 90 डिग्री, मतलब अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर का हालत देख लेते हैं क्या आता है। तो अब निकालेंगे हम a क्रॉस b, सब में ये करें, a क्रॉस b निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a लेंगे, फिर अच्छा मैग्नीट्यूड में लाइन खींचना जरूरी नहीं है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a b, समझा ना? बताया था हमने, अगर एरो नहीं लगा है तो क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ए बी साइन 90, आप जानते हो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। क्या आप जानते हो साइन 90 मैक्सिमम होता है? कल हम सिखा रहे थे साइन 90 क्या होता है? मैक्सिमम। जिस वक्त ये मैक्सिमम होगा उस वक्त ये भी मैक्सिमम आंसर आएगा, उस वक्त आंसर भी क्या आएगा? मैक्सिमम। आंसर भी क्या आएगा? तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब वो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप इस सबको लिख सकते हो यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट याद होना बस। ये कथा कहानी याद नहीं रहा तो भी चलता है, मेरे को याद होना चाहिए। हम पूछे क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब? तो परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब? पैरेलल। पैरेलल में मैक्सिमम। याद आ रहा है? जस्ट उल्टा है, एक याद करोगे दूसरा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम if
दे आर परपेंडिकुलर, अगर वो लोग परपेंडिकुलर है। चलिए 180, 180 मतलब अपोजिट होता है, पता है क्या? 180 मतलब अपोजिट होता है। जैसे ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर, 180 को अपोजिट पढ़ना। फिजिक्स का भाषा सीख रहे हो तुम, याद रखो यही चीज हम आपको मोटिवेशन सेशन में भी बोलते हैं कि आप 11th क्यों पढ़ो, ग्रोथ ऑफ योर ब्रेन। क्या तुम कभी जान पाते ये सब भाषा? नहीं पढ़ते तो कि थीटा 0 रहे तो पैरेलल बोलना, थीटा 90 रहे तो परपेंडिकुलर बोलना फिजिक्स में, थीटा 180 रहे तो अपोजिट बोलना। ये भाषा है फिजिक्स का। जैसे ये लिखा है आप समझ जाओ, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। देखो एक चीज है, मैथ्स इंडिकेट करती है। अब आप यहाँ निकालो ए क्रॉस बी, चलो बकवास नहीं करते हैं। ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए बी। समझ रहा है? ऐसे लाइन खींचना जरूरत नहीं है ना मेरे को, पक्का सबको समझ रहा है ना? हाँ बोलो, समझ रहा है? कैसा मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत है? साइन 180 का वैल्यू कौन बता रहा है? साइन 180 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो याद रखो दो वेक्टर पैरेलल आया, कैसे भी पैरेलल, पैरेलल हो या अपोजिट हो या एंटी पैरेलल बोलते हैं। अपोजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटाई पैरेलल बोलते हैं कि नहीं? एंटाई पैरेलल। तो बोला कैसे बोलते सर, हमको समझ नहीं रहा। अरे यार पगला देख, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, अब तो लग रहा एंटाई पैरेलल, लग रहा कि नहीं लग रहा? तो दो वेक्टर पैरेलल रहे चाहे एंटी पैरेलल रहे, उसका क्रॉस 0 होगा। लिख लो आप यहाँ पे, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, then ए क्रॉस बी 0। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ ना बोलेंगे? बोलो बच्चों। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर। दो सेम वेक्टर का क्रॉस लो, ए क्रॉस ए क्या होगा? बताओ। कोई पूछा ए क्रॉस ए क्या होगा? गलत कर दिया, बेइज्जती। ए डॉट ए स्क्वायर होता है। ए क्रॉस ए भी ए स्क्वायर तो नहीं हो सकता है। ए डॉट ए कल पढ़ाया गया था, ए डॉट ए स्क्वायर होता है। दो वेक्टर का डॉट करो तो स्केलर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्रॉस ए कितना होगा? 0। क्यों 0? देखो ये एक ए वेक्टर है और एक और ए वेक्टर उधर ही होगा, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0। इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0। तो इसको हम ए क्रॉस ए क्या लिखोगे? ए क्रॉस ए लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन एंगल बिटवीन देम साइन 0। कितना आ रहा? 0। याद रखो रे बाप, पगला गए तुम लोग, कुछ भी बोल देते हो। क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी क्रॉस बोले तो इसी में जवाब है आपका, इसी में। इधर ही आके ढूंढो, ए बी साइन थीटा में। नहीं ढूंढोगे तो डायरेक्ट तुक्का मारोगे तो हम बार बोलते हैं मैथ्स नहीं है, तो अपना मैथ्स पहले घर पे रख लो और फिर आओ फिजिक्स पढ़ने। जब वेक्टर पढ़ रहे हो खास करके, वेक्टर में तुम्हारा मैथ वैथ नहीं लगता कि ए इंटू ए स्क्वायर, बहुत मजे से बोल रहे हो भाई। डॉट है तो ए स्क्वायर, क्रॉस है तो 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज 0। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, याद रखो। चलो अगला देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। नोट कर लिए? नोट कर लिए? अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, बताए थे ना? अब बताओ, तुम जानते हो यार ए क्रॉस ए कितना होगा? सॉरी आई क्रॉस आई, अभी बताया थोड़ी देर पहले। जे क्रॉस जे, फिर 1 बोल दिया, बाप रे बाप, कैसा होगा बजन का? क्यों, कैसा दिमाग में चल रहा था? 0 होगा। अभी थोड़ी देर पहले यही नीचे लिखा हुआ था कि ए क्रॉस ए 0। दोनों सेम लोगों के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 0। दो सेम लोगों के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 0। समझ में आया क्यों 0 हुआ कि प्रूफ करके दें? समझ में आ गया कि प्रूफ करना है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन लेना है ना भाई, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? साइन 0 0 होता है, खत्म। अच्छा अब सवाल है आई क्रॉस जी क्या होगा? तो देखते हैं, देखते हैं। देखिए रुक रहे, गजा गजा मत कर।
यहाँ आई लिख दो, यहाँ जे लिख दो, यहाँ के लिख दो। चलिए आई क्रॉस जे क्या होगा देखते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने वाले हैं, ध्यान देना, अभी तुमको मजा आएगा, असली फील आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, अभी तक असली फील नहीं मिला हम लोग को। देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्या होता है एक्स एक्सिस की तरफ होता है, और जे क्या होता है वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है। ओके, तो हमको बताया गया है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। बताओ आई और जे के बीच कितना एंगल होगा? आई एक्स के तरफ है, वाई के तरफ ये जे है, आई वेक्टर किसके तरफ होता है एक्स एक्सिस की तरफ, और जे वेक्टर किसके तरफ होता है वाई एक्सिस की तरफ। बताओ इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये 90 होगा। और इसके साथ साथ एन कैप भी आता है ना, एन कैप तो हम लोग जब से भूले जा रहे हैं, तो बोला क्यों भूल रहे हो सर, तो हमको डायरेक्शन की अभी तक जरूरत नहीं थी बट अब है, बट एन कैप होना चाहिए। एन कैप, एन कैप क्या बताता है डायरेक्शन वेक्टर। अब आप थोड़ा फील करके मेरे को बताओ, हम यहाँ बना रहे हैं, ये एक्सिस बना रहे हैं तीनों, देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी ये आई कैप का डायरेक्शन है, ये जे कैप का है। तो आप मेरे को बताओ इसका वैल्यू, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बोलता है वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं, तो ये भी 1, साइन 90 भी 1। एन कैप क्या होता है? एन कैप बताता है डायरेक्शन जो कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है। तो बताओ आई क्रॉस बी करेंगे तो किधर जाएगा, सॉरी आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ क्रॉस करोगे तो आपका डायरेक्शन किधर आएगा, जे की तरफ आ जाएगा, परपेंडिकुलर आएगा। तो क्या नाम है परपेंडिकुलर वाले का? कुछ नाम है ना यहाँ पे, गंवा रहे हैं तुम लोग यार, कुछ नाम है तो नाम बोलो ना, हम ही आंसर बता देते हैं, मेरे को बुरा लगता है। तुम्हारा दिमाग जिस दिन चलेगा जब भी थोड़ा कुछ होगा यार, दिमाग का ग्रोथ चेक हो रहा है आपका कितना ग्रोथ हुआ। आई से जे क्रॉस किए, ये देखो ना एक्स से वाई एक्सिस की तरफ किए, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है जेड, और जेड की तरफ डायरेक्शन कौन दिखाता है के। तो क्या हम इस एन कैप को के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो हाँ ना बोलो, डायरेक्शन के की तरफ आए ना, तो आई क्रॉस जे कैप किसके बराबर आ गया, के कैप के बराबर आ गया। फिर से समझते एक बार, फिर से समझते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, बिकॉज वो वेक्टर है। ये हम लोग अभी तक लिखे नहीं थे बट लिखना है, याद रखना, क्वेश्चन करेंगे तो लिखेंगे, इसकी जरूरत पड़ती है, अगर डायरेक्शन पूछेगा तो ये लिखो, अभी हमको जरूरत है डायरेक्शन की। तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे साइन 90, ये सब 1 हो गया। बट एन कैप क्या होता है आपको सिखाया गया, फिर हम बता रहे हैं। एन कैप एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी आई और जे के परपेंडिकुलर कोई भी पूछा, यानी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन, जेड। तो जेड एक्सिस की तरफ जब इधर आई लिखते हैं इधर जेड लिखते हैं, तो इधर क्या लिखते हैं के लिखते हैं, तो यहाँ के आएगा कि नहीं, तो आई खराब, आई कैप क्रॉस जे कैप किसके बराबर होगा, के कैप के। अब आपसे पूछा जाएगा अगला, जे क्रॉस आई जे क्रॉस के कैप किसके बराबर होगा, आई। अब सवाल है याद कैसे रहेगा सर, तो ये यहाँ ट्रिक बनाया हुआ है, देखो ये यहाँ ट्रिक बनाया हुआ है, ये यहाँ ट्रिक बनाया हुआ है कि अगर क्लॉकवाइज चलोगे, अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पर आई क्रॉस जे, प्लस में जाना इधर, आई क्रॉस जे क्या आएगा के क्रॉस आई क्या आएगा जे, जे क्रॉस के क्या आएगा आई, आगे आगे जाओ, समझा। अच्छा उल्टा चल दिए तो माइनस लगेगा, यही यहाँ बना हुआ है, ये आ जाएगा। देखो इधर जे क्रॉस के क्या आएगा, देखो यहाँ से देखो जे के, फिर आगे कौन मिल रहा आई, ओके आई। इस डायरेक्शन को प्लस बोलते हैं, इधर जा रहे हो तो क्या बोलेंगे प्लस साइन। अच्छा अब आपसे हम पूछे के क्रॉस आई, बताओ क्या आएगा, के क्रॉस आई, जल्दी बताओ, के आई जे। अच्छा अब बताओ जे क्रॉस आई क्या आएगा, जे क्रॉस आई, तो जे आई उल्टा आ रहे हैं तो माइनस के, बहुत अच्छा। तो देखो यहां से ये भी साबित हो रहा है जो थोड़ी देर पहले हम पढ़ाए थे, थोड़ी देर पहले हमने ये बात पढ़ाया था ना कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, पढ़ाए थे कि नहीं। तो देखो यहाँ पर आई क्रॉस जे के आ रहा है, जे क्रॉस आई माइनस के आ रहा है, बहुत अच्छा। समझ में आ गया तो हाँ बोलेंगे,
समझ में आ गया क्या? बोलिए वैसे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टू वेक्टर दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब देखो बच्चों, कल भी हमने आपको बोला था, फिर बोल रहे हैं, अगली बार आप फिजिक्स में पैरेलल सुने तो आपको फटाक से याद आना चाहिए। जैसे पैरेलल जैसे ही सुने तो आपको याद आना चाहिए कि ए क्रॉस बी जीरो, एकदम दिमाग में डालो इसको। जैसे ही पैरेलल सुनना तो ए क्रॉस बी जीरो लिख देना, और परपेंडिकुलर सुनना तो ए डॉट बी जीरो लिख देना। लिख दोगे? याद रखना, तभी सवाल बनेगा। अब ए क्रॉस बी निकालने तो तुमको आता ही है, निकालो ए क्रॉस बी। कैसे निकालते हैं? आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, ऐसा दो लाइन खींचते हैं। पहले ए वाले वेक्टर का कोफिशिएंट लिखते हैं, आई के सामने आई वाला नंबर, जे के सामने जे वाला नंबर, के सामने के वाला नंबर। फिर इसमें से आई जे के का नंबर लिखो, -4 -6 लैम्डा। उसके बाद कैसे करते हैं बताओ? पहले आई लिखते हैं, आई वाला लाइन छोड़ देते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं, थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 3 लैम्डा, फिर माइनस साइन फार्मूले का, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू -1 +6, 6 1 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस नहीं लिखते, सॉरी, पहला प्लस लिखते हैं, दूसरा क्या लिखते हैं? -j कैप। जब j लिखेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, ओके। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो 2 लैम्डा, इसको इससे इंटू करेंगे 2 लैम्डा, इस फिर माइनस लगाएंगे फार्मूला वाला, फिर इसको इससे इंटू करेंगे 4 इंटू -1 +4, राइट। 4 को 1 से इंटू करेंगे, 4 1 जा 4, ओके। अब k लिखेंगे, फिर से देखो k वाला लाइन छोड़ देना है, ये रो ये कॉलम छोड़ देना, पेंसिल से वैसे कर सकते हो। इसको इससे इंटू करेंगे, देखो 2 6 जा 6 2 जा 12, -12 -12, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? लैम्डा कहाँ गया है? लैम्डा -12 और 4 3 जा, फार्मूला का माइनस लिखो पहले, 4 3 जा 12, बट वहां भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12। ये वाला तो जीरो आ गया, ना, आने दो। तो आई कैप में आ गया 3 लैम्डा -6, माइनस जे कैप में आ गया 2 लैम्डा -4 प्लस 0 के कैप। अब देखो ए क्रॉस बी जीरो, मतलब ये जो क्रॉस करके जो आंसर आया है, बच्चों, उसको इक्वेट कर दो किससे? जीरो से। इसको नहीं लिखेंगे। अब बताओ, ये जीरो का इक्वल का मतलब आई वाला भी जीरो होना चाहिए, जे वाला भी। देखो कोई भी वेक्टर है उसमें आई होता है, जे होता है, के होता है, पूरा जीरो तभी आएगा जब आई कैप भी जीरो, जे कैप भी जीरो, के कैप भी। मान लो अगर इसमें एक भी रहेगा जिंदा तो जीरो तो नहीं आएगा ना, तो हम दोनों को 0 0 करेंगे। देखो आई वाले को भी 0 करेंगे, आई के कोफिशिएंट को 0 करो और जे के भी कोफिशिएंट को 0 करो। समझा नहीं समझा? दोनों जगह से लैम्डा सेम ही आएगा। यहाँ से लैम्डा आ रहा है 6/3, 2 आ रहा है, और यहाँ से भी लैम्डा कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। देखो 4/2। समझ गया कि नहीं? समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड समझता है ना, वैल्यू 3 है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है टू ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के। डायरेक्शन नहीं, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इक्वल कैसे होगा? तो मैग्नीट्यूड इक्वल है वैल्यू। तो ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी तुमको पता है कैसे निकलता है? √a² b² 2ab cos थीटा। ये कैसे निकलता है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, जिसको आप r बोलते थे ना, बताया था ना, r क्या है? r है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। याद है? हमने बताया होगा r क्या है? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वैल्यू। तो इन्होंने r नहीं लिख के a प्लस बी का मैग्नीट्यूड फील करना, बच्चे में तो कंफ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये पूछा है, √a² b² √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये पूछा है आपसे। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का वेक्टर। 2 वेक्टर के जोड़ने के बाद मैग्नीट्यूड यही होता है।
और यहाँ पर ए क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। याद है ना, तुमको हम कल पढ़ाए थे कि किसी वेक्टर का जब स्क्वायर करते हो तो वो स्केलर हो जाता है, यानी वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ओ ये भी मैग्नीट्यूड है, सब मैग्नीट्यूड होता है, हम लोग लिखते नहीं है। हमने बताया था तुमको कि एरो नहीं लगा है मतलब क्या मानना उसको, एरो नहीं लगा है मतलब क्या मानना, मैग्नीट्यूड मानना। तो आपको ए पता है, यहाँ रख दो, बी पता है, रख दो, बस क्या नहीं पता है, थीटा। तो वो थीटा यहाँ से निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, ध्यान देना। आप बताओ बच्चों, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जल्दी बोलो। ए बी साइन थीटा। हाँ एन कैप नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है ना हमको। एक बच्चा बोल रहा है एन कैप लगाइए, तो उसका भी सही है, बट भाई हमको क्या लेना है, सिर्फ इसका वैल्यू। तो हमने कल तुमको बताया था ये मैग्नीट्यूड है, याद करो, और ये एन कैप क्या है, डायरेक्शन। तो इसकी जरूरत है क्या यहाँ पे, इसमें यहाँ पर एन कैप की जरूरत है कि नहीं है, बताइए। नहीं है। देखो आपको कुछ भी समझ पूछना है तो बिल्कुल पूछे, सर आपने क्यों नहीं लिया। 30 डिग्री आएगा सर। उसके बाद 2 ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, इसमें भी ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड लेना है तो क्या लेंगे, ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी कट कट, अब क्या बच गया, साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो ये डिवाइड हो जाएगा कॉस थीटा इधर में, तो टेन थीटा इक्वल टू 2, तो 30 कैसे आएगा, टेन थीटा 2 कहाँ होता है, 30 कहाँ होता है, ये नहीं पता। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो 10th क्लास पास होगी, फेल हो, पास हो गए। 10th में याद रखो tan बनाते थे तो ट्रायंगल बनाते थे, याद आया, फिर भी नहीं याद आया, और इसको इक्वेट करते थे p बाई बी से। तो परपेंडिकुलर हो गया 2, अब बेस हो गया 1, तो हाइपोटेनस कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया, अंडर रूट 5। बचपन में ऐसा किया हो कांड, किए होगे ना। तो अब बताइए हमको cos थीटा चाहिए, तो कितना आएगा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, कितना आया 1 बाई रूट 5। किसको किसको आ गया, किसको किसको समझ में आ गया बताओ। तो पूरा 10th क्लास चल रहा है, नहीं आएगा तो क्या आएगा। अब आप इसमें वैल्यू डाल दो, अंडर रूट ए स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab रूट 5 इंटू 3, कॉस थीटा का वैल्यू है कितना है, 1 बाई रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसल, रूट 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा बच्चों, जल्दी बोलिए। 20 आ रहा है, तो 20 आ रहा तो 4 5 20 होता है, तो यह जाएगा 2 रूट 5 न्यूटन आंसर। नहीं सॉरी न्यूटन क्यों लगा, यहाँ यूनिट जो दिया रहेगा वही लगाते हैं। चलिए आ गया समझ में, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। देखिए बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में ऐड कर लेना कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको डीपीपी में। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी मतलब दो वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताओ। देखो बहुत आसान है, देखो सबने पढ़ा है कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये हम जानते हैं, ये एक वेक्टर होता है। बट आपको वेक्टर पता है और हम क्या पूछ रहे हैं, यूनिट वेक्टर। जैसे नाम के आगे यूनिट लगे समझ जाओ, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्या करना है, भाग देना है, हो गया। अब आ जाओ, ए एंड बी एंड सी आर कोप्लानर। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन में, तो ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे, फील करते हैं। आप ध्यान दें, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में बच्चों बी और सी दो गो वेक्टर है, इस प्लेन में दो गो वेक्टर है, थोड़ा ध्यान देना, बी और सी। और हम बी क्रॉस बी करें, बी क्रॉस सी करें तो कहां आएगा, ये ऊपर जाएगा। बी क्रॉस सी कहां आता है बे, ऊपर, ध्यान देना ऊपर। बी क्रॉस सी कहां आता है, ऊपर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आता है। अच्छा, इसी प्लेन में ए भी है, देखो यहाँ ए है, तो अब बताओ ए के साथ बी क्रॉस सी का एंगल कितना है, जल्दी बोलो। तुमको हम एक डायलॉग बताते होंगे कि एक जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस प्लेन में जो जो लोग होगा सबसे वो 90 का एंगल बनाएगा।
तो ए के साथ इसका कितना एंगल होगा 90। बताओ, बोल नहीं रहा ऐसा 90 का। अब बताओ दो वेक्टर है, देखो एक ए वेक्टर है और एक बी क्रॉस बी भी वेक्टर ही है। बी क्रॉस बी वेक्टर है ना, ये वेक्टर है कि नहीं वेक्टर है बताओ। बी क्रॉस सी वेक्टर है कि नहीं, इज वेक्टर। कैसा वेक्टर, परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर, टू द प्लेन, पूरा प्लेन के ही परपेंडिकुलर इसके। तो अब बताओ ये और ये 90 का एंगल बना रहा, तो दोनों का डॉट करेंगे तो कितना आएगा। जा, अभी तक नहीं बोले, फिर गुस्सा आएगा मेरे को, मैंने बोला भी था एकदम याद रखना, परपेंडिकुलर आए तो क्या होता है। जी। बताओ क्या होगा, परपेंडिकुलर आया, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी क्रॉस सी वेक्टर परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा क्या होता है, क्या जीरो, खाली जीरो बोल देंगे। डॉट प्रोडक्ट 0। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो रे, कोई नहीं बोल रहा है। क्या होगा, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, जल्दी बोलो। डॉट प्रोडक्ट 0, पूरा आंसर दिया करें, 0 हो जाएगा। क्या 0 हो जाएगा, ये 0। तो सबको समझ में आ गया कहां से आया। अब तुमको नहीं लग रहा है सब कॉन्सेप्ट तुम पढ़े हो, तुमको लग नहीं रहा है तो देखो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, दिख रहा है ए बी सी। तो कोई भी दुगो का क्रॉस ले लो, कोई भी दुगो का। अब देखो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। मान लो एक वेक्टर ए है, बी है, सी है, एक ही प्लेन में है। हमने ए क्रॉस बी लिया, हमने क्या लिया, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी भी कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, हमने ए से बी को क्रॉस किया तो ए क्रॉस बी का भी डायरेक्शन कहां जाएगा, ऊपर, राइट हैंड से निकालते हैं। अब बताओ ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर है और सी भी एक वेक्टर है, तो फिर हम बोल सकते हैं ना कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के, होगा कि नहीं होगा। भाई ये क्रॉस वाला तीनों के परपेंडिकुलर होता है, पूरे प्लेन के ही होता है। तो फिर हम यहां पे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू 0। हाँ बोलो, मतलब क्या सीखा तुमने, तीन, मतलब तुमने क्या, कंक्लूजन क्या है इसका पढ़ाने का। कंक्लूजन ये है कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है तो कोई भी दो का क्रॉस करो और एक का डॉट करो तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। कोई बोला क्यों, बिकॉज दो का जब क्रॉस करते हो तो परपेंडिकुलर हो जाता है और एक के साथ डॉट करते हो तो उसके बीच का 90 का एंगल है, तो ए डॉट बी 0। बोलो समझ गया कि नहीं समझा।